Everyone, this is chapter 11, and today we are going to learn about colonialism and urban change. So, the first topic is colonialism and urbanization. Colonialism refers to the principle or practice of having colonies. It also refers to the economic, political, social policies by which colonies are governed by sovereign country or the colonial power. सो कॉलोनियलिज्म का बेसिकली मतलब ये है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग कॉलोनीज। इसी के साथ जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल पॉलिसीज है जिससे कॉलोनीज को रूल करा जाता है बाय द कॉलोनियल पावर। और मतलब जिस जिस उस कंट्री में जिस सत्ता है जो सत्ता है उसके द्वारा जो इन्हें चलाया जाता है रूल करा जाता है ये colonialism कहलाता है। The colonization of India had begun in 1510 AD when the Portuguese established a new port town in Panji, Goa, and later in Bombay in 1532। तो जो कॉलोनलाइजेशन था इंडिया का वो स्टार्ट हुआ 1510 ईडी में जब पोर्तुगीज ने स्टैब्लिश करा था अपना न्यू पोर्ट टाउन। कहाँ पर? पणजी में, जो गोवा की अब राजधानी है वहां पर। और इसी के साथ बाद में जब बॉम्बे में स्टैब्लिश करा गया था न्यू पोर्ट, तो उसे वो कब था? 1532 में। ठीक है, तब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो चुका था इंडिया का। इसी के साथ द डच सेट अप देयर कॉलोनीज इन मछलीपट्टनम, नागापट्टनम, एंड फ्रेंच कॉलोनाइज्ड पौंडीचेरी एंड चंदोर नागौर। ठीक है, इसी के साथ जो बाकी जो देश थे डच थे उन्होंने कॉलोनीज अपनी स्टैब्लिश करी थी मछलीपट्टनम में 1605 में और नागापट्टनम में 1658 में। इसी के साथ फ्रेंच ने कॉलोनाइज करा था पौंडीचेरी को 1673 में और चंदोर नागौर को 1690 में। The British established themselves in Madras 1639 and Calcutta 1690। और ब्रिटिश ने खुद को स्टैब्लिश करा था, मतलब अपना वर्चस्व जमाया था मद्रास में 1639 में और कलकत्ता में 1690 में। All these European settlement and European presence as traders in many port and inland cities continued throughout Mughal period। ठीक है, और यही ऑल दिस यूरोपियन जो सेटलमेंट्स थी और यूरोपियन जो व्यापारी थे वो नए नए पोर्ट और इंग्लैंड सिटीज में बस रहे थे और कॉलोनीज बना रहे थे। और ये कब से चल रहा था? मुगल पीरियड से। पर इसका कोई मार्क्ड इम्पैक्ट नहीं हुआ था, मतलब कोई अर्बनाइजेशन इससे नहीं हुआ था, शहरीकरण इंडिया का नहीं हुआ था कोई बड़ी मात्रा में। ठीक है, वो बस रहे थे, हर कोई कॉलोनीज बना रहा था, बट अर्बनाइजेशन इतनी दिख नहीं रही थी इंडिया में। बट it is only in the early 19th century the British established their firm territorial hold in India and India came under British crown in 1858। अब ये अर्ली 19th सेंचुरी में ही जब ब्रिटिश ने अपना वर्चस्व जमाया था इंडिया में और इंडिया किसके अंडर आ गया था? ब्रिटिश क्राउन के 1858 में। From that until 1947, British exercised unquestioned authority over the entire subcontinent। अब क्या हुआ था? 1858 से 1947 तक ब्रिटिश का में अपनी अथॉरिटी जमाई हुई थी कंट्री के ऊपर, जिसको कोई भी क्वेश्चन नहीं करता था। द एंटायर कंट्री केम अंडर वन पॉलिटिकल अम्ब्रेला। अब क्या हो रहा था? अब जो एंटायर जो कंट्री थी इंडिया, अब वो ब्रिटिश क्राउन के ही अंडर थी। द course of urbanization after 1800 in all parts of India was determined by British colonial economic policies and social attitudes। तो अब क्या हुआ था? जो अर्बनाइजेशन का कोर्स था, ठीक है, अर्बनाइजेशन जो थी वो किससे डिटरमाइन हो रही थी? अब जो ब्रिटिश के कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज थी और जो सोशल एटीट्यूड्स थे ब्रिटिश के, उसके द्वारा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डी अर्बनाइजेशन एंड अर्बन डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी। द कंसोलिडेशन ऑफ
territorial power by the British in 1800 brought about a period of stagnation and decline in urban centers in India. तो जो प्रोसेस था टेरिटोरियल पावर बनाने का ब्रिटिश द्वारा इन 1800, उसने क्या करा, उसने एक स्टैग्नेशन का और डिक्लाइन का, किसका, अर्बन सेंटर्स का जो इंडिया में है, वो एक टाइम ला दिया स्टैग्नेशन और डिक्लाइन का, जिसमें इंडिया जो था वो अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन कर रहा था, विच लास्टेड ओवर अ सेंचुरी. In 19th century, urban scenarios stand out in contrast to the Mughal period of urban growth. और 19th century में जो urban scenario था वो मुगल पीरियड का जो मुगल पीरियड ऑफ अर्बन ग्रोथ था वो एक कॉन्ट्रास्ट था, मतलब दोनों के बीच काफी डिफरेंसेस थे. द मेन रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द सिटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड आर, और जो मेन रीजन थे डिक्लाइन के, जो शहरीकरण और शहर के जो डिक्लाइन हो रहा था लोगों द्वारा, उसका मेन रीजन ये था द लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इन द प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया. उसका पहला रीजन ये था कि ब्रिटिश जो सरकार थी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, उसको प्रॉस्पेरिटी मिले और इंडिया की अच्छी डेवलपमेंट हो, उसका इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस अपना फायदा देख रहे थे. द अशरिंग इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन in England in later half of the 18th century, thus altering very complexion of urbanization in England and in India at the later stage. इसी के साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इंग्लैंड में, तो उसने जो अर्बनाइजेशन था इंग्लैंड का, उसके महत्व बदल के रख दिए, और साथ ही में इंडिया में भी जो लेटर स्टेज में अर्बनाइजेशन हुआ था उसके भी महत्व बदल के रख दिए. अराउंड 1880 इंडिया हैड 16 cities with the population of 1 lakh or more and about 1500 towns spread all over all parts of the country. तो 1800 AD में इंडिया के पास कितनी सिटीज थी? 16 सिटीज थी, और उनकी पॉपुलेशन 1 लाख और मोर थी, और 1500 क्या थे? टाउन थे, नगर थे, जो कि पूरी कंट्री में फैले हुए थे. द overall level of urbanization in 1880 is estimated to be approximately 11%. ठीक है, तो और जो अर्बनाइजेशन थी 1800 में, उसकी परसेंटेज थी 11%. ठीक है. Varanasi was the largest city in the India in 1880, followed by Calcutta, Surat, Patna, Madras, Delhi, having a population only 1,50,000 each. वो जो वाराणसी थी 1800 AD में, वो सबसे लार्जेस्ट सिटी मानी जाती थी उस समय की. ठीक है. इसी के साथ फिर कैलकाटा, सूरत, पटना, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली जो है वो भी इसी के पीछे पीछे आते थे सिटीज में, और इसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 1,50,000 प्रति सिटी की पॉपुलेशन थी, मतलब एक सिटी में 1,50,000 लोग रहते थे तकरीबन. ठीक है. Among these cities, only 3, Calcutta, Madras, and Bombay, were entirely new cities established by British. The rest has their origin in Mughal or earlier time. अब जो ये सिटीज थी, इनमें कैलकाटा और मद्रास और जो बॉम्बे थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा एस्टैब्लिश करे गए थे. बाकी की जो सिटीज थी जो अभी हमने नाम लिया, वो पहले से ही मुगल टाइम से ही और उससे पहले से भी चली आ रही थी. द मेजर फीचर ऑफ अर्बनाइजेशन in early 19th century was the decline of pre-British city. ठीक है. इसमें ये जो मेजर फीचर था अर्बनाइजेशन का 19th सेंचुरी में, वो ये था कि लोगों का द्वारा जो प्री ब्रिटिश सिटीज थी उसका डिक्लाइन हो रहा था. ठीक है.
मतलब जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्टैब्लिश नहीं करी गई थी और जो मुगल टाइम से ही सिटीज आ रही थी, उनका काफी डिक्लाइन हो रहा था. प्रोमिनेंट अमंग द सिटीज दैट लॉस्ट देयर फॉर्मर इम्पोर्टेंस वर आगरा, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, श्रीनगर, कैम्बे, पटना, गया, बड़ौदा, तंजौर एक्सेट्रा. और ये सारी जितनी भी सिटीज यहाँ पे बताई गई हैं, इन्होंने अपना अब इम्पोर्टेंस खो दिया था. By 1872, the urban population of India had declined from 11% in 1800 to 8.7% in 1872. अब क्या हुआ था, जो पॉपुलेशन हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि 11% थी, ठीक है, अर्बन अर्बन सिटीज की, वो अब घट के क्या हुआ था, 1800 में 11% थी, बट 1872 में वो घट के रह गई थी 8.7%. कैलकाटा बाय दिस टाइम हैड बिकम प्रीमियर सिटी ऑफ इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ नियरली 8 lakh, एंड while the pre-British city showed marked decline in population, the British cities of Calcutta, Bombay and Madras showed remarkable growth. अब जो कैलकाटा थी वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी बन के आ गई थी, जिसकी पॉपुलेशन थी 8 लाख. इसी के साथ जो प्री ब्रिटिश जो सिटीज थी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी, एग्जाम्पल दिल्ली, श्रीनगर, कैम्बे, पटना, फलाना, राइट, तो उसकी जो सिटीज थी उनमें पॉपुलेशन में काफी डिक्लाइन दिख रहा था. पर जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्टैब्लिश करी गई सिटीज थी, उसमें क्या हो रहा था, उसमें ग्रोथ हो रही थी पॉपुलेशन की, जो कि थी कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास. The decline of urban places in India during 19th century was primarily due to the negative attitude of the British towards traditional industries of India, particularly to the cotton textile. और इसका रीजन क्या था, क्यों डिक्लाइन हो रहा था अर्बन प्लेसेस का इंडिया में, अर्बन सिटीज का इंडिया में ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, वाज क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसका काफी नेगेटिव एटीट्यूड था किसके प्रति, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी इंडिया की, जो भी इंडस्ट्रीज थी ट्रेडिशनल वाली, उसके लिए. और स्पेशली कौन सी इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड था, वो था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. This attitude was largely a result of industrial revolution in India and growth of textile industry in Manchester. और ऐसा क्यों था, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, और जो ग्रोथ हुई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैनचेस्टर में, उस वजह से जो था, अब वो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको काफी नेगेटिव तौर पर लेते थे. इंडिया वॉज द मेन मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, क्योंकि इंडिया जो था वो मेन मार्केट था जो ब्रिटिश देश से जो एक्सपोर्ट होते थे गुड्स, उसका, सॉरी, इंपोर्ट होते थे इंडिया में, उन उन चीजों का. India's traditional urban centers which dependent on the export of its traditional product declined. तो इंडिया के जो ट्रेडिशनल अर्बन सेंटर्स थे, उस अब क्या हो रहा था कि वो जो डिपेंड करते थे कि एक्सपोर्ट होगा उनके ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का बाहर देशों में और वो लोग खरीदेंगे, अब उसमें क्या हो रहा था, डिक्लाइन हुआ जा रहा था काफी ज्यादा मात्रा में, क्योंकि अब इंग्लैंड में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है. Another factor contributing to the decline of the urban centers of the pre-British period was the introduction of network of railroads in India in 1853. इसका एक और रीजन क्या है, जब 1853 में रेल नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में. By 1900 the rail network had covered all parts of the country. और 1900 तक पूरे रेल नेटवर्क्स ने कंट्री को क्या कर लिया था, कवर कर लिया था, मतलब रेल नेटवर्क का ना जाल पूरी इंडिया में बिछ चुका था. द इंडस्ट्री ऑफ रेलवे रिजल्टेड इन डाइवर्शन ऑफ ट्रेड रूट इनटू डिफरेंट चैनल एंड एवरी रेलवे स्टेशन बिकेम पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. तो अब क्या हुआ था,
ट्रेड रूट भी बदल चुके थे और जगह जगह ट्रेड चैनल्स भी खुल चुके थे। इसी के साथ हर एक जो रेलवे स्टेशन था उससे क्या हो रहा था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था। ठीक है, thus depriving some of the earlier trade center of their monopoly in trade। इससे क्या हो रहा था, जो पहले जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे, जो सिर्फ वही जो सिटीज थी वो ट्रेड करती थी, एक्सपोर्ट करती थी सामान या रॉ मटेरियल, वो अब उनका वर्चस्व अब खत्म हो गया था, उनकी मोनोपोली अब खत्म हो चुकी थी ट्रेड में। अब बहुत सारे सिटीज जो थी वो अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगी थी इंडिया में। Many trading points on the Ganga River, such as Mirzapur, which was an important trade channel, lost their importance। इसी के साथ जो बहुत सारे ट्रेडिंग पॉइंट्स थे गंगा रिवर में, पहले के जमाने में, पहले मतलब लोग नदी द्वारा ही ट्रेड करते थे, समुद्र के रास्ते, नदियों के रास्ते ट्रेडिंग करते थे, सामान पहुंचाते थे। अब क्या था कि वो अपना, इसी का एग्जाम्पल दिया, एक जगह है मिर्जापुर उसका, कि वो बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेंटर था, वो बहुत चीजें एक्सपोर्ट करता था, अब उसने अपना इम्पोर्टेंस खो दिया था। On the positive side, the railway contributed to the growth of metropolitan cities and even some of the major inland towns। अब इसी के साथ एक पॉजिटिव चीज ये था कि रेलवे ने कंट्रीब्यूट करा था अब मेट्रोपॉलिटन मतलब बड़ी पॉपुलेशन वाली सिटीज, ठीक है, डेवलप्ड सिटीज और मेजर इन टाउन्स। ठीक है, the railway also helped in the introduction of modern industry in metropolitan cities of Calcutta, Bombay, Madras and कानपुर। अब इसमें जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं, मॉडर्न मशीनरी वगैरह जिसमें यूज होती हैं, वो इंट्रोड्यूस करा था मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज में, जो कि थी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और कानपुर। The 19th century also saw the emerge of new class of towns in the hill areas of Himalaya and the south। और 19th century में क्या हुआ था, एक नया क्लास का इमर्ज हुआ था, और जो कि टाउन्स के थे, और ये कहाँ पे होते थे, हिल्स एरिया, जो कि हिमालय और साउथ के थे। ठीक है, इन द 1901, in 1901 India had 25 city with 1 lakh or more population and 69 cities with the population of 50,000 or over। तो अब जो 1901 की बात है कि इंडिया में 25 सिटीज जो थी उनमें 1 लाख और उससे ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी प्रति सिटी में, और इसी के साथ 69 जो सिटीज थी उसमें 50,000 या उससे ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी प्रति सिटी में। अब क्या इन अब इन इन ऑल देयर वर 1917 टाउन इन इंडिया इन 1901। और अब क्या हो गया था, 1901 में देयर वर टोटल कितने टाउन थे, 1917 टाउन। ठीक है, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस और ऑन अर्बनाइजेशन। अब ब्रिटिश का क्या इन्फ्लुएंस था अर्बनाइजेशन में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द 150 years of British rule, Indian urban landscape went through a radical transformation। The major contribution of the British to the Indian urban scene may be explained as under। So the first is the emerge of metropolitan cities। By the start of the 20th century, Calcutta, Bombay and Madras had become leading cities of India। तो 20वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो था वो अब लीडिंग सिटीज मतलब सबसे आगे चल रही सिटीज में उभर के आने लगे। The older cities of Mughal period had all dwindled into small towns and cities। अब जो मुगल पीरियड की जो सिटीज थे वो अब बदल के एक छोटे टाउन और सिटीज में बदल चुके थे। ठीक है, जिसमें कम पॉपुलेशन रहती थी। दिल्ली, वाराणसी, अहमदाबाद, आगरा, इलाहाबाद हैड अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 2 लाख ईच। अब जो ये सारी सिटीज थी, जो भी सारे शहर थे, इनमें प्रति सिटी की पॉपुलेशन थी 2 लाख। ठीक है, वाइल कैलकाटा द लीडिंग सिटी हैड अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 9 लाख। और कैलकाटा में ही 9 लाख की पॉपुलेशन रहती थी।
Calcutta, Madras, and Bombay were leading administrative, commercial and industrial cities. तो यही तीनों cities थी जहाँ पे administrative, commercial और industrial cities ये जानी जाती थी. ठीक है. In 1911, the capital of the British Indian Empire was shifted to Delhi and was entirely new city. New Delhi was built, which got completed by about 1935. तो 1911 में क्या हुआ, ब्रिटिश इंडियन जो एम्पायर है वो शिफ्ट हो गया दिल्ली में, और उन्होंने क्या दिल्ली को न्यू दिल्ली में बिल्ड करा, और ये बिल्ड मतलब नई दिल्ली बनाना कब खत्म हुआ था, ये हुआ था 1935 में न्यू दिल्ली बन चुकी थी. हिल स्टेशन एंड प्लांटेशन सेटलमेंट. The British found the Indian summer season inhospitable. ठीक है, they found an escape in the hills where they spent summers. तो जो था ब्रिटिश जो थे लोग, उनको जो इंडियन समर था वो अनहॉस्पिटेबल लगता था, मतलब उनसे यहाँ की गर्मी सहन नहीं होती थी. तो वो क्या करते थे कि वो अपना जो समर सीजन होता है वो हिली एरिया में जाके बिताते थे, जहाँ पे ज्यादातर ठंडी होती है. Even the national capital was shifted to Delhi from Delhi to Shimla for 6 months. और जो नेशनल कैपिटल है जो कि दिल्ली थी, वो भी शिफ्ट होके 6 महीने के लिए शिमला में बस जाती थी. In 1810, oh sorry, 1870-80 there was 80 hill station in different part in India. जो थे 1870 एडी में जो थे 18 हिल स्टेशन थे, ओ सॉरी 80 हिल स्टेशन थे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. इनमें से कुछ के नाम है शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, शिलोंग, महाबलेश्वर एंड कोदाई कनाल वर द मेजर हिल स्टेशन. Tea and coffee plantation also generated another type of settlement in hill of Assam, Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. They were small in size. Third is civil lines and cantonments. The urban landscape of a large number of British towns and cities were modified during British rule. ठीक है, जो अर्बन लैंडस्केप थे, जो अर्बन लैंडस्केप्स थे वो जो कि प्री ब्रिटिश टाउन में थे वो मॉडिफाइड करे गए थे, मतलब उन्हें बदला गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. द मॉडिफिकेशन आर मोस्ट नोटिसेबल at British administrative centers and provincial capitals, the district headquarter and tehsil level administrative centers. The civil lines were a new addition to all the big administrative centers. तो इसी में जो civil lines जो थी वो नया additions थी big administrative centers का. The cantonments were often built near major towns for security reasons. जो मिलिट्री कैंप्स थे और जो फोर्ट था वो क्या करा जाता था, वो नियर मेजर जो बड़े बड़े टाउन्स है उन्हीं के पास बनाया जाता था, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से. द सिविल लाइंस एंड कनॉटमेंट्स अकोमोडेटेड द ब्रिटिश सिविलियन एंड मिलिट्री पर्सनल. और इसमें क्या कौन रहते थे, ब्रिटिश सिविलियन रहते थे और मिलिट्री जो पर्सनल होते थे वो रहते थे. द सिविल लाइन कंटेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, कोर्ट्स, रेजिडेंटल एरिया फॉर द ऑफिसर्स. और यहाँ पे ये सारी चीजें थी, ऑफिस थे, कोर्ट्स थे, रेजिडेंट एरियाज थे ऑफिसर्स के. The civil lines and cantonments had large open spaces, bungalow, planed roads, etc. In all, 114 cantonments were built during late 19th and early 20th century.
They were mostly concentrated in the plains of Punjab and western Uttar Pradesh. The southern state had only 5 cantonments. तो उनका जो मेन फोकस था ब्रिटिश का कनॉटमेंट्स बनाने का, वो होता था प्लेन्स, जो पंजाब के प्लेन्स जगह थी वहां पे, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और जो साउदर्न स्टेट थी वहां पे खाली 5 कनॉटमेंट्स थी। दीज वर बिल्ड फॉर आर्म्ड फोर्सेस, देयर वर सेपरेट barracks फॉर इंडियन सोल्जर्स। अब हम बात करेंगे रेलवे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया क्रिएटेड अ नेशनल नेटवर्क ऑफ अर्बन प्लेसेस इन which the metropolitan cities formed primary focus, supported by the 1 lakh cities as satellite centers। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे ने क्या क्रिएट करा था? नेशनल नेटवर्क ऑफ अर्बन प्लेसेस। ठीक है, मतलब एक नेटवर्क बना दिया था जितनी भी अर्बन जो शहर थे, प्लेसेस थी उनका, इन विच मेट्रोपॉलिटन, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज थी, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी, उसका। The railway contributed to the expansion of trade and introduction of modern industry, and thus indirectly helped process of अर्बनाइजेशन। तो रेलवेज ने ही कंट्रीब्यूट करा था ट्रेड को एक्सपैंड करने में, व्यापार और बढ़ाने में। इसी के साथ मॉडर्न इंडस्ट्री का भी इंट्रोडक्शन रेलवे द्वारा हुआ था, और इसी से क्या हुआ था, जो अर्बनाइजेशन प्रोसेस था वो भी बड़ा था। न्यू रेलवे टाउन्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। एग्जाम्पल, जो न्यू रेलवे टाउन्स थे वो अब कंट्री के वेरियस पार्ट्स में उभर के आ रहे थे, जैसे कि जमलपुर बिहार, वलतेर आंध्र प्रदेश, बरेली मेरठ उत्तर प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियलाइजेशन अपीयर्ड इन इंडिया क्वाइट लेट। तो इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो काफी देर में उभरा था। कॉटन टेक्सटाइल इन बॉम्बे एंड अहमदाबाद, जूट इन कैलकाटा एंड कोल माइनिंग इन दामोदर बसीन वर द अर्ली इंडस्ट्री। जो पहले की जो इंडस्ट्री वो थी कॉटन टेक्सटाइल, जो कि बॉम्बे और अहमदाबाद में था। इसी के साथ जूट जो कि कैलकाटा, और कोल माइनिंग इन दामोदर बसीन में था, वो अर्ली इंडस्ट्रीज थी, मतलब पहले की इंडस्ट्री। इसी के साथ कानपुर और जमशेदपुर इमर्ज्ड एज बिग सिटी। कानपुर और जमशेदपुर एक बड़ी सिटी की तौर पे उभरा था। मोस्ट इंडस्ट्री वर लोकेटेड इन कॉलोनियल मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। Urban amenities and urban administration. One of the major benefit of British rule was improvement of civic amenities in the major cities। मतलब इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश रूल के दौरान जो इम्प्रूवमेंट हुई थी सिविक एमिनिटीज की, मतलब सिविक जो फैसिलिटीज थी, जो फैसिलिटीज थी मेजर सिटीज में, उनका कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ था। ठीक है, पाइप्ड वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइटिंग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सीवेज, मॉडर्न शॉपिंग एरियाज, पार्क्स, प्लेग्राउंड फॉर रिक्रिएशन वर एस्टैब्लिश्ड इन नंबर ऑफ सिटीज। तो इसमें क्या क्या सुविधाएं थी, सिविक सुविधाएं थी, एमिनिटीज थी, वो थी पाइप्ड वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइटिंग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सीवरेज, मॉडर्न शॉपिंग एरियाज, पार्क्स, प्लेग्राउंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब का क्या हुआ था, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, और ये सारी सुविधाएं अर्बन सिटीज में थी। अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज वर एस्टैब्लिश्ड टू लुक आफ्टर सिविक एमिनिटीज। और अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मतलब जिन्हें हम म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन बोलते हैं यहाँ पे, एमसीडी वगैरह, तो वो भी स्टैब्लिश हुई थी कि ये सारी सुविधाओं की वो देख रेख कर सके, और उनको देख सके। इन द नंबर ऑफ सिटीज ऑफ
1882, और ये 1882 की बात है. These municipalities were primarily concerned with the collection of local taxes, maintenance of road, removal of garbage and night soil, primarily education and public health. और इन म्यूनिसिपालिटीज का मेन कंसर्न था कि वो टैक्सेस ले, लोकल टैक्सेस जो होते हैं उस सिटी के वहां से, उसी के साथ रोड का मेंटेनेंस और गार्बेज का रिमूवल, इसी के साथ प्राइमरी जो एजुकेशन होते हैं उनका वो भी उन्हीं के अंडर आती थी, इसी के साथ पब्लिक हेल्थ भी उन्हीं के अंडर आती थी. Town planning was not introduced during the British period. Through legislation for the improvement of slum areas was enacted in the first 2 decades of the 20th century in Bombay and other provinces. तो जो टाउन प्लानिंग जो थी वो इंट्रोड्यूस नहीं करी गई थी ब्रिटिश पीरियड के द्वारा, पर जो लेजिस्लेशन द्वारा जो इम्प्रूवमेंट करी जाती थी स्लम एरियाज की, जो वो इनेक्ट हुआ था फर्स्ट 2 decades ऑफ द 20th सेंचुरी. ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे और अदर प्रोविंसेस में. Public Works. Lord Dalhousie set up a separate public work department in every presidency. The new department took up the task of constructing road, canals, bridges. तो जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने एक सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया था हर एक प्रेसिडेंसी में. ठीक है, और इनका इस डिपार्टमेंट का टास्क होता था कि रोड कंस्ट्रक्ट करो, कनाल बनाओ, ब्रिजेस बनाओ. ठीक है. During the first half of the 19th century, the Ganga and Yamuna canals, Bari Taub Canal in Punjab and Godavari and Krishna Canal in South India were constructed. In later half of the century, Agra Canal, जो कि 1874, और Sirhind Canal in 1878 and several other canal in Punjab were constructed between 1890 से 1899. Okay.